हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू एस वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 की आज हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है इसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। देखिए, आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे विद आंसर, यानी मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के आंसर भी दिखाने वाली हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर की जो वन वीडियो है, यानी कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ वन वीडियो में। आज की हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के हैं। एंड आज हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को भी लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड आने वाले सेमेस्टर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपकी आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर बिना देरी करे आज की हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जहां हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़े थे अब हम आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो था हमारा रीतिकाल के नामकरण संबंधित विभिन्न संतों की समीक्षा कीजिए। यानी रीतिकाल के जो नामकरण संबंधित विभिन्न संत थे उनकी आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की परिचय देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे, रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है जो 17वीं से 19वीं सदी तक फैला हुआ था। इस काल नामकरण कई विद्वानों और साहित्यकारों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से किए गए। रीतिकाल में नामकरण संबंधित मतों की समीक्षा करते हुए हम यह समझेंगे कि किस काल में किस प्रकार से परिभाषित किया गया और इसके पीछे क्या तर्क हैं। ठीक है, चलिए पहले हम देखेंगे रीतिकाल का अर्थ कि आखिर रीतिकाल का क्या अर्थ होता है। रीति शब्द का अर्थ है शैली या प्रवृत्ति। इस प्रकार रीतिकाल का अर्थ हुआ शैली का काल। ठीक है, इस काल में काव्य संरचनाओं में विशेष रूप से श्रृंगार रस, नायिका भेद और प्रेम की विभिन्न शैलियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे नामकरण का प्रमुख मत, यानी जो नामकरण है उसका क्या प्रमुख मत था। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता। किस तरह से श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसमें आप लिखेंगे कई विद्वानों का मत है कि रीतिकाल का नामकरण इसीलिए हुआ क्योंकि इस काल की काव्य रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो रीतिकाल है इसका नामकरण ही इसीलिए हुआ क्योंकि इस काल में बहुत ज़्यादा जो श्रृंगार रस है इसकी प्रधानता थी, यानी श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कवि बिहारी ने अपने काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता दी। उनकी रचनाएं बिहारी संतसाई इस दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, आप उदाहरण को भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपने आंसर में उदाहरण लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नायिका भेद। किस तरह से कुछ विद्वान मानते हैं कि रीतिकाल का नामकरण नायिका भेद का कारण है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि जो रीतिकाल है उसका जो नाम रखा गया है वो नायिका भेद के द्वारा रखा गया है, यानी नायिका जो भेद है उसके कारण रखा गया है। इसकी व्याख्या में आप लिख सकते हैं इस काल में नायिका के विभिन्न रूपों और उनकी भावनात्मक अनुभवों को विस्तार से चित्रित किया गया है। कवियों ने नायिका को 4 प्रकार में विभाजित किया: सर्वाधीन, पतिव्रता, दासी और विदुषी। यानी इस काल में जो नारी है उसको 4 प्रकार से ये कहीं 4 रूपों को दिखाया गया है। पहला तो है वो है हमारी स्वाधीन, दूसरी है हमारी पतिव्रता, फिर है हमारी दास और तीसरी और फिर लास्ट है हमारी विदुषी। इस तरह से जो नारी है उसको प्रकट करने का प्रयास किया गया है इस काल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे काव्य शैली। कई विद्वान यह मानते हैं कि रीतिकाल का नामकरण काव्य की विशेष शैली के कारण हुआ। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि जो रीतिकाल का नाम है वो काव्य की विशेष शैलियों के द्वारा हुआ। किस तरह से, इसमें आप लिख सकते हैं इस काल में काव्य लेखन में अलंकार, अनुप्रास, उपमा आदि का विशेष प्रयोग किया गया। कवियों ने अपनी रचनाओं में विशेष रूप से शब्दों की सुंदरता और लय पर ध्यान दिया। यानी इस काल में जो अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है, इनका बहुत सुंदरता से प्रयोग किया और जो लय है उसका ध्यान रखा गया है, यानी लय में चीज़ें लिखी गई। ठीक है, अब हम देखेंगे अन्य मत, यानी और भी बहुत सारे मत हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा। तो इसमें अन्य मत में आप लिखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि रीतिकाल का नामकरण उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर हुआ, यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो रीतिकाल का नाम है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इसके जो विश्लेषण है वो इस तरह से, इस काल में भारत में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक परिवर्तनों हो रहे थे, जिसके कारण साहित्य में नई प्रवृत्तियां उभरी। इस दृष्टिकोण से रीतिकाल को एक
परिवर्तनकालीन समय माना जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे धार्मिक प्रभाव। धार्मिक प्रभाव किस तरह से, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि रीतिकाल का नामकरण धार्मिक प्रभाव के कारण हुआ। किस तरह से, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं विवेचना। इस काल में भक्ति आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण धार्मिक भावनाओं और आध्यात्मिकता का साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी इस काल में जो भक्ति आंदोलन था वो भी जोरों शोरों पर था, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि इसका जो नाम है वो भक्ति आंदोलन के आधार पर पड़ा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? रीतिकाल का नामकरण एक जटिल विषय है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण शामिल हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, सभी के अलग अलग मत हैं। श्रृंगार रस, नायिका भेद, काव्य की शैली, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और धार्मिक प्रभाव सभी ने मिलकर इस काल को एक विशेष पहचान दी। इस प्रकार रीतिकाल केवल एक साहित्यिक युग नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। यानी ये जो है, ये सिर्फ एक साहित्य युग नहीं है, बल्कि जो भारतीय संस्कृति है और जो भिन्नता है उसको उजागर करने और उनको पहचान देने का भी कार्य करता है। ठीक है, इसके माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे साहित्य ने समाज के बदलते स्वरूप को प्रतिबंधित किया और कैसे विभिन्न प्रवृत्तियों ने मिलकर इसे आकार दिया। ठीक है, रीतिकाल का अध्ययन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें हमारे संस्कृति, धरोहर और साहित्यिक परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अथवा वाले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अथवा में क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी इसके अंतर्गत आपको रीति मुक्त जो काव्य है उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, रीति मुक्त काव्य हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण चरण है जो रीतिकाल के बाद आया। यानी रीतिकाल के बाद आया रीति मुक्त काव्य। ठीक है, यह काव्य शैली विशेष रूप से अपनी स्वतंत्रता, नवीनता और विविधता के लिए जानी जाती है। ये जो है, ये स्वतंत्रता, नवीनता और विविधता के लिए जाना जाता है। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए हम इसे विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। यानी अब हम इसका डिस्कशन करते हुए इसके जो विभिन्न पहलू हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला आप लिखेंगे स्वतंत्रता और नवीनता। मुक्त काव्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्वतंत्रता है। इस शैली में कवियों ने रीतिकाल की पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर अपनी रचनाएं की। कवियों ने अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया, जिसमें काव्य की नवीनता का समावेश हुआ। यानी इस काल में सभी जो कवि थे वो स्वतंत्र रूप से लिख पाते थे। उनकी जो बंधन थे या फिर ये कहें उनके जो नियम कानून थे उन्होंने उसे तोड़कर अपनी जो रचनाएं थी वो करी, जिसकी वजह से उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता देखी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इस काव्य में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कवियों ने समाज में व्यापक असमानता, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं जो कवि थे उन्होंने जो समाज में व्यापक असमानताएं थी और अन्याय था, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। यह काव्य न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे भक्ति और प्रेम। किस तरह से इस काल में भक्ति और प्रेम को उजागर किया गया था। भक्ति और प्रेम की भावना भी रीति मुक्त काव्य में प्रमुखता से दिखाई देती है। कवियों ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया और प्रेम की गहराई को समझने का प्रयास किया। प्रेम और भक्ति के विभिन्न रूपों का चित्रण इस काव्य की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, क्योंकि इस काल में जो भक्ति थी और जो प्रेम था उसको प्रकट करने का प्रयास किया गया। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। और इस काल में विभिन्न जो भक्तियां हैं और उनके जो स्वरूप है उसको दिखाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कविताओं की विविधता। किस तरह से कविताओं की विविधता थी। रीति मुक्त काव्य में कविताओं की विविधता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस शैली में विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी गई। यानी इस शैली में हम विभिन्न प्रकार की जो कविताएं हैं उनको शामिल होते हुए देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि गीत, गजल, छंदबद्धित कविताएं आदि हैं। कवियों ने अपनी रचनाओं में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया, जिसमें कविताओं की विविधता देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रकृति का चित्रण। यानी जो प्रकृति है उसका भी चित्रण इस काल में किया गया था। किस तरह से किया गया था, चलिए देखेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, प्रकृति का चित्रण रीति मुक्त काव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य को अपने काव्य में बखूबी दर्शाया है। प्राकृतिक दृश्य,
ऋतुओं और मौसमों का वर्णन रीति मुक्त काव्य का एक प्रमुख प्रवृत्ति है। यानी इस काल में जो प्रकृति है उसकी जो सुंदरता है उसको बाखूबी दिखाने का प्रयास किया गया और जो प्रकृति है उसको दर्शाया गया और जो ऋतु है मौसम है उन सभी को दिखाने का प्रयास किया गया है। ये कहूँ उन सभी के बारे में बताया गया। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे रीति मुक्त काव्य में संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई भी महत्वपूर्ण है। कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया और अपनी भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया। यह संवेदनशीलता पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है, क्योंकि जब हम अपनी बातों को बताते हैं या फिर अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। अगर मैं ही अपनी जीवन की कुछ बात बताने लगूँ आपको या फिर कोई एग्जाम्पल अपनी लाइफ से दूँ तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जो रीति मुक्त काव्य था उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाने लगी। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक समरसता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस काव्य ने समाज में समरसता और एकता का संदेश भी दिया, क्योंकि इस काव्य में हम देख सकते हैं जो समरसता है और जो एकता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। कवियों ने विभिन्न जातियों धर्म और वर्गों के बीच भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो कवि थे वो अब जातिगत जो भेदभाव होते हैं और जो धार्मिक और जो वर्ग आधार पर भेदभाव होते हैं उनको समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें समाज में एकता की भावना को बढ़ावा दिया। ठीक, अब हम देखेंगे नारी विमर्श। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं रीति मुक्त काव्य में नारी विमर्श भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कई कवियों ने नारी के अधिकारों, उनकी स्थिति और संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। नारी के प्रति सम्मान और उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली रचनाएं इस प्रवृत्ति का हिस्सा। यानी देखिए इस काल में सिर्फ पुरुषों के बारे में ही नहीं बल्कि जो नारी हैं, स्त्रियां हैं, उनके बारे में भी बात होने लगी। उनकी जो स्वतंत्रता है, उनके जो अधिकार हैं, उनके ऊपर चर्चा होने लगी और उनकी स्वतंत्रता पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, चलेंगे इसके निष्कर्ष की ओर। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं रीति मुक्त काव्य हिंदी साहित्य का एक समृद्ध और विधापूर्ण हिस्सा है, जिसमें स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता, भक्ति, प्रेम और प्रकृति का चित्रण, संवेदनशीलता, सामाजिक समरसता और नारी विमर्श जैसी प्रमुख प्रवृत्तियां शामिल हैं। यानी इसके अंतर्गत जो नारी है और जो सामाजिक संवेदनशीलता है, भक्ति है, प्रेम है और जो जागरूकता है, प्रकृति का चित्रण है और संवेदनशीलता है, सामाजिक समस्या है या ये कहें सामाजिक जागरूकता है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। यह काव्य शैली न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। इस प्रकार रीतिमुक्त काव्य ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और इसके अध्ययन से हमें समाज में बदलते स्वरूप को समझने का अवसर मिला, क्योंकि हमारा जो समाज है उसका जो बदलता स्वरूप है अब हम उसको भी समझ सकते हैं। यह साहित्यिक धारा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं भारतेंदु युगीन, जो कि हमारी 19वीं सदी का है, हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है जिसमें साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। इस युग में काव्य की कई प्रमुख प्रवृत्तियां उभरी जो हिंदी साहित्य को नई दिशा देने में सहायक रहीं। इस लेख में हम भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। चलिए अब हम उनको देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, पहला हम देखेंगे सामाजिक जागरूकता। भारतेंदु युग में कविताओं ने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। किस तरह से, इसमें हम देखेंगे विशेषताएं। कविताओं ने समाज में व्यापक कुरीतियां, अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं में सामाजिक सुधार की आवश्यकता को उजागर किया, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने अपनी रचनाओं में जो सामाजिक सुधार है उसको बढ़ाने का प्रयास किया या जो समाज में समस्या है उनको उजागर किया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भक्ति और प्रेम। भक्ति और प्रेम को भी इस काल में बहुत व्यापक रूप से या बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इसमें हम आप देखेंगे व्याख्या के आधार पर आप लिख सकते हैं कवियों ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया और प्रेम की गहराइयों को समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सूरदास और तुलसीदास की भक्ति परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कवियों ने कृष्ण और राम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया, क्योंकि सूरदास और तुलसीदास के बाद जो और कवि आए थे उन्होंने अपनी जो भक्ति है उसको उजागर करने के लिए कृष्ण और जो राम जी हैं उनके प्रति प्रेम को उजागर करने या फिर प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे काव्य की विविधताएं। इस जो युग है ये भारतेंदु युग में काव्य की जो विशेषताएं हैं और जो शैली विविधता है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किस तरह से शैली देखेंगे, इस काल में गीत, गजल,
छंद बंधन कविताएं आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है। यानी इस काल में हम कई शैलियों का प्रयोग देख सकते हैं जिसमें गजल, गीत आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषताएं। विशेषताएं में आप लिख सकते हैं कवियों ने अपनी रचनाओं में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया जिससे कविताओं की विविधता बढ़ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकृति का चित्रण। इस काल में जो प्रकृति है उसका भी चित्रण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य को अपने काव्य में बखूबी दर्शाया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशेषताएं। प्राकृतिक दृश्य, ऋतुओं और मौसमों का वर्णन रीति मुक्त काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है क्योंकि इसके अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य जो है उसको बखूबी रूप से दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई। यानी जो संवेदनशीलता है और जो भावनात्मक गहराई है उसको भी बखूबी दिखाया गया है। किस तरह से, इसकी जो विश्लेषण है उसको देखेंगे। कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया और अपनी भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं गोपाल सिंह नेपाली और सुमित्रानंद जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं में गहरी भावनाएं व्यक्त की हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक जागरूकताएं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भारतेंदु युगीन काव्य में राजनीतिक जागरूकताएं भी महत्वपूर्ण है। किस तरह से, इसमें आप लिख सकते हैं पहला विशेषताएं, कवियों ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उदाहरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता का संदेश दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नारी विमर्श। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस युग में नारी विमर्श का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कई कवियों ने नारी के अधिकारों, उसकी स्थिति और संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे विश्लेषण। नारी के प्रति सम्मान और उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए रचनाएं और प्रवृत्ति का हिस्सा हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं भारतेंदु युगीन काव्य ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी है। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे सामाजिक जागरूकता, भक्ति, प्रेम, काव्य की विविधता, प्रकृति का चित्रण, संवेदनशीलता, सामाजिक जागरूकता और नारी विमर्श ने इसे समृद्ध बनाया है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें देख सकते हैं जो कि अभी हमने सारी चीजों पर चर्चा करी है। यह काल न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज में विभिन्न पहलुओं को उजागर भी करता है। इस प्रकार भारतेंदु युगीन काव्य का अध्ययन हमें भारतीय समाज के बदलते स्वरूप को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह साहित्यिक धारा आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक करती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यानी इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है नाटकों के विकास में प्रसन्नोत्तर नाटकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी जो नाटक है उनके विकास में प्रसन्नोत्तर जो नाटक है उनकी भूमिका का विश्लेषण आपको करना है। इसका परिचय देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्रसन्नोत्तर नाटक हिंदी नाटकीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण चरण है जो भारतेंदु युगीन के बाद आया। यानी ये जो चरण है ये भारतेंदु युग के बाद आया था। इस युग में नाटकों का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों का उजागर करने का कार्य था। यानी इस युग में जो नाटक थे वो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर बनते थे। प्रसन्नोत्तर नाटकों ने न केवल नाटकीय कला को समृद्ध किया बल्कि उन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाया। इस लेख में हम प्रसन्नोत्तर नाटकों की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। चलिए इसके जो प्रसन्नोत्तर नाटक हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला आप लिखेंगे नाटकों का सामाजिक संदर्भ। किस तरह से जो नाटक हैं उनका सामाजिक संदर्भ हो रहा था, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्रसन्नोत्तर नाटक समाज की वास्तविकता को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह से, पहले हम देखेंगे विशेषताएं। इस नाटकों में समाज में व्यापक कुरीतियां, अंधविश्वास और अन्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। क्योंकि इस काल में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे और जो अन्याय था उसके खिलाफ इन्होंने नाटक बनाने शुरू किए। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं आधुनिकता और संवेदनशीलता जैसे विषयों पर आधारित नाटक सामाजिक जागरूकता फैलाने में सहायक रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नारी विमर्श। ये जो है ये नारी के विमर्श में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह से विश्लेषण करेंगे, नाटकों में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों और संघर्ष को उजागर किया गया है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे नारी जैसे नाटकों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों पर प्रकाश डाला। क्योंकि नारी जैसे
जो कुछ नाटक हैं वो भी बनाए गए थे, जैसे कि नारी नाटक है। ये जो है ये महिलाओं की जो स्थिति है, उनकी जो अधिकार है उनको उजागर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक जागरूकता। यह जो युग है या ये कहें ये जो युग है नाटकों का, इसने राजनीतिक जो जागरूकता है उसको फैलाने का भी कार्य किया। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे विशेषताएं। कवियों और लेखकों ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने नाटकों का उपयोग किया। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिखेंगे सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटकों ने राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता का संदेश दिया, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है उसने जो राष्ट्रीयता है और स्वतंत्रता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कला और साहित्य का समागम। इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रसदोत्तर नाटक कला और साहित्य के बीच में पुल का कार्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। विश्लेषण करेंगे, इस नाटक में काव्य, संगीत और अभिनय का समावेश होता है। इसमें यह दर्शकों को एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कृष्णा जैसे नाटक में संगीत और काव्य का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भाषाई समृद्धि, यानी जो भाषाई समृद्धि है उसको देखेंगे। जो प्रसदोत्तर नाटक है हिंदी साहित्य में समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। किस तरह से, विशेषताएं देखेंगे। इन नाटकों में सरल और प्रभावी भाषाओं का प्रयोग किया है जिसमें आम जनता तक संदेश पहुंच सके। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे गुलजार जैसे नाटकों ने हिंदी भाषा को सरलता से प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नैतिकता और मूल्य। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इन नाटकों में नैतिकता और मूल्य पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। आप इसमें विश्लेषण में लिख सकते हैं प्रसदोत्तर नाटक समाज के नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि जो समाज में नैतिक मूल्य हैं उनको स्थापित किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं धर्मपंथी जैसे नाटकों ने पारंपरिक मूल्यों और नैतिकता पर जोर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई। जो प्रसदोत्तर नाटक है उन्होंने संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई को भी दर्शाया है। इसमें विशेषताओं में आप लिख सकते हैं इन नाटकों में पात्रों की भावनाओं और संवेदनशीलताओं का गहरा चित्रण किया गया है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं मध्यमती जैसे नाटकों ने मानवीय संवेदनाओं को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। देखिए ये जो उदाहरण है ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि उदाहरण जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं प्रसदोत्तर नाटकों ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जैसे कि अभी हमने देखा इनका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ समाज में विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। इनकी विशेषताएं जैसे सामाजिक जागरूकता, नारी विमर्श, राजनीतिक जागरूकता, कला साहित्य का समागत, भाषाई समृद्धि, नैतिकता और भावनात्मक गहराई ने इन्हें एक अद्वितीय पहचान दी है। ठीक है, इस प्रकार प्रसदोत्तर नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह समाज के लिए एक दर्पण की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो नाटक हैं इनमें सिर्फ मनोरंजन की चीज़ें नहीं, जो हमारी समाज में बुराई हैं वो भी दिखाने का कार्य करते हैं। इसके अध्ययन से हमें समाज की जटिलताओं को समझने का अवसर मिलता है और यह हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किन्हीं तीन पर टिप्पणी कीजिए, यानी यहाँ आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं लेकिन आपको किन्हीं तीन पर ही टिप्पणी। चलिए मैं आपको पांचों की पांचों बता देती हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रजभाषा हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो विशेष रूप से उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। यानी जो ब्रजभाषा है वो मुख्य रूप से उत्तर भारत में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। यह भाषा साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। ब्रजभाषा का उपयोग विशेष रूप से भक्ति साहित्य में किया गया है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं और प्रेम का वर्णन किया गया है। यानी देखिए जो ब्रजभाषा है उसमें मुख्य रूप से जो भगवान कृष्ण है उनकी जो लीलाएं हैं और जो प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास जैसे कवियों ने इस भाषा में अपनी रचनाएं की। यानी देखिए जो सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं और जो तुलसीदास हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में देखने को मिलती हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं। ब्रजभाषा की मिठास और लयबद्धता इसे अन्य भाषाओं से अलग करती है, क्योंकि ब्रजभाषा जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी तरीके से बोली जाने वाली यानी प्रेम वाली भाषा है जो इसे अन्य भाषाओं से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा राम काव्य। अब हम राम काव्य के ऊपर चर्चा करेंगे कि राम काव्य क्या है। चलिए राम काव्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राम काव्य भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें भगवान राम के जीवन, उनके आदर्श और उनके संघर्ष का चित्रण किया गया है। राम काव्य में भगवान राम के जीवन का, उनके जो आदर्श हैं, उनका जो संघर्ष है उनके बारे में बताया गया है।
रामायण जैसे महाकाव्य ने इसे काव्य शैली को स्थापित किया। राम काव्य में भक्ति, प्रेम और नैतिकता के तत्व प्रमुख हैं। यानी देखिए रामायण जो है, रामायण जैसे जो महाकाव्य हैं उसमें हम इसको देख सकते हैं और इसमें जो राम है उनकी जो भक्ति है, प्रेम है और जो नैतिकता है उसको दिखाने का प्रयास किया है। तुलसीदास की रामचरितमानस इस काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि रामचरितमानस में भी राम जी के बारे में बताया गया है, जिसमें राम के चरित्र को आदर्श रूप से प्रस्तुत किया है। यह काव्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी उजागर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संत काव्य। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, संत काव्य भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुआ। इसमें संतों ने अपने अनुभवों और विचारों को सरल भाषा में व्यक्त किया। यानी ये जो है ये भक्ति काल के दौरान विकसित हुआ था और इसमें संतों ने अपने अनुभवों और विचारों को एक सरल भाषा में व्यक्त किया था। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और नानक जैसे संतों ने अपने पदों में प्रेम, भक्ति और मान्यता का संदेश दिया। यानी अगर हम इस काल के प्रमुख कवियों के बारे में बात करें तो कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गई और नानक हो गए। ठीक है, और इन्होंने इस काल में इनके जो पद हैं उन्होंने इनमें प्रेम, भक्ति और जो मानवता है उसके बारे में बताया है। संत काव्य में जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। यह काव्य शैली न केवल आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में समरसता और एकता की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी गद्य का उद्भव। यानी जो हिंदी गद्य है उसका उद्भव कैसे हुआ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, हिंदी गद्य का उद्भव 19वीं सदी में हुआ, जब हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी और उपन्यास जैसी गद्य शैली विकसित हुई। यानी जो हिंदी गद्य है उसका जो विकास है वो तब हुआ जब हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी और उपन्यासों का विकास हुआ। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने गद्य लेखन को नई दिशा दी। गद्य का विकास सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने, विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और साहित्यिक शैली को समृद्ध करने में सहायक रहा। हिंदी गद्य ने पाठकों को नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा आधुनिक बोध। यानी जो आधुनिक बोध है वो क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आधुनिक बोध एक ऐसा विचारधारा है जो 20वीं सदी के मध्य में उभरा। यानी आधुनिक बोध जो है वो 20वीं सदी के मध्य में उभरा, जिसमें आधुनिकता, विज्ञान, तर्क और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। यानी इसके अंतर्गत जो आधुनिकता है, विज्ञान है और तर्क है और सामाजिक न्याय है, इस पर जोर दिया गया। यह बोध साहित्य में नए विषयों और शैलियों के प्रयोगों को प्रेरित करता है, क्योंकि ये जो विषय थे ये नए थे, इसीलिए ये जो नए विषय और शैली है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है। आधुनिक बोध ने साहित्यकारों को समाज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अपने लेख में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। यह बोध न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समाज के विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ है। ठीक है, यानी जो है ये सिर्फ साहित्यिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हों आपके सेमेस्टर से, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एंड अगर आप इन सभी को सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। और वहाँ पर आप ये नोट्स और जो आपकी सेमेस्टर से रिलेटेड और नोट्स हैं वो भी आप देख पाएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ देख पाएंगे। एंड देखिए यहाँ आपको ये सारे ही फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपकी स्टडी को बहुत ज़्यादा ईजी बना देंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना